नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। इंडिया बोल रहा है में खबर वर्ल्ड वॉर से लेकर सियासी वॉर तक, राजनीति से लेकर कूटनीति तक, विदेश नीति से लेकर देसी माहौल तक, हर वो खबर जिसका होता है आप पर असर। इंडिया बोल रहा है में हम रखते हैं उन खबरों पर पैनी नजर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है आज का मामला। पहली खबर में बात करेंगे एआई समिट में हंगामे पर गदर की। भारत मंडपम में जो गदर हुआ था वो अब सड़कों पर संग्राम बन चुका है। एआई समिट में हुए हंगामे के बाद अब बीजेपी ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी का हल्ला बोल है। राहुल के खिलाफ नारों से आसमान गूंज उठा है। बीजेपी का सीधा आरोप है यह हंगामा राहुल गांधी द्वारा रची गई एक भारत विरोधी साजिश थी। क्या समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को संयोग माना जाए या फिर यह बहुत बड़ा प्रयोग था? क्या इस पर कांग्रेस अपनी गलती मानकर देश से माफी मांगेगी? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। जानेंगे इस पूरी खबर को। दूसरी खबर में होगी बात उस साजिश की जो सरहद पार से फिर से रची जा रही है। दिल्ली की दहलीज पर फिर से दहशत का साया है। खुफिया एजेंसियों के एक इनपुट ने राजधानी की सुरक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अलर्ट है कि लश्कर ए तैयबा पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक और लाल किले के आसपास किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। साजिश के तार कहां जुड़े हैं और क्या है वो कोड वर्ड जिसका इस्तेमाल आतंकी कर रहे हैं, पूरी खबर आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर में बात होगी यूपी की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य जो चीन और ताइवान की बादशाहत को चुनौती देगा। क्या सीएम योगी का उत्तर प्रदेश अब दुनिया के लिए चिप बनाएगा या फिर यूं कहें कि चिप का एपिसेंटर बनेगा? आपके हाथ में मौजूद मोबाइल से लेकर सड़क पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कार, आपके घर में चल रही टेलीविजन, हर मशीन का दिमाग अब यूपी में बनेगा। दावा है कि इससे न केवल गैजेट सस्ते होंगे बल्कि हजारों युवाओं को हाईटेक नौकरी भी मिलेगी और भारत सेमीकंडक्टर हब के तौर पर विकसित होगा। लेकिन ये शुरुआत है। क्या यूपी 2030 तक भारत का सिलिकॉन वैली बन जाएगा? कौन कौन सी ग्लोबल कंपनियां लाइन में हैं और कैसे ये प्रोजेक्ट यूपी के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा, देखेंगे पूरी खबर। इसके बाद खबर होगी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम हथौड़े की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एक डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेड़ कर रख दी। डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को चूर चूर कर दिया और एक फैसले ने दुनिया के साथ साथ भारत की किस्मत भी पलट दी। 6-3 के बहुमत से कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया और पूरे टैरिफ को खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हैं, जजेस को शर्मनाक कह रहे हैं, फैसले को शर्मनाक कह रहे हैं, लेकिन भारत के लिए किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। ट्रंप के इस नए टैरिफ कदर में भारत का अगला कदम क्या होगा? क्या हमारी अर्थव्यवस्था को संजीवनी मिलेगी या फिर ये किसी बड़े तूफान से पहले क्या आ जाए? पांचवी खबर में बात करेंगे एक ऐसी मासूम कहानी जो इंटरनेट पर आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। एक बेजुबान और एक बेजुबान खिलौना, दोनों के बीच का रिश्ता, एक में जान है एक में जान नहीं है, लेकिन यह रिश्ता आज पूरे इंटरनेट को अकेले झकझोरने के लिए काफी है। जिसने भी ये कहानी सुनी, जिसने भी ये तस्वीर देखी, वो दिल से पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसे एक नन्हा बंदर अपने कुनबे से ठुकराए जाने के बाद, अपने परिवार से ठुकराए जाने के बाद एक बेजुबान गुड़िया में अपनी मां को तलाशता है, भटकता है और फिर उसी गुड़िया के आगोश में सो जाता है। ममत्व की पूरी कहानी जरूर देखिएगा। आज इंडिया बोल रहा है। क्या एआई समिट में लोकतंत्र को कांग्रेस ने शर्मसार करने का काम किया है? यह सवाल आज की तारीख में सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी दल भी पूछ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं था। विरोध की कोई मर्यादा होती है? क्या विदेशी मेहमानों के सामने अपने ही देश को नीचा दिखाना जायज है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कल दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई समिट 2026 में जो हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। विवाद कैसे शुरू हुआ पहले ये समझिए और आज दिन भर क्या हुआ उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले दो तस्वीर आपके सामने रखते हैं। पहली तस्वीर कल की, जब दुनिया के बड़े बड़े टेक दिग्गज भारत की तकनीक की ताकत और यहां के पोटेंशियल को समझ रहे थे, तब यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जबरन यहां घुसते हैं, शर्टलेस होकर हंगामा करते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। उनको यह तक समझ नहीं आया कि ये कोई धरना प्रदर्शन की जगह नहीं है बल्कि एक ऐसा मंच है जहां दुनिया भर के मेहमान आए हुए हैं। लेकिन राजनीति चमकाने के लिए शायद उन्हें यह करना बेहतर लगा। ऐसा लगा कि वो दुनिया भर में इससे कांग्रेस पार्टी का नाम कर पाएंगे, पूरे विश्व में कांग्रेस पार्टी का नाम हो जाएगा।
अब ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन कांग्रेस के इस कारनामे के बाद बीजेपी इसे देश का अपमान बता रही है। दूसरी तस्वीर आज की है। कांग्रेस के उसी हंगामे के जवाब में बीजेपी देश भर में सड़क पर उतर आई और देश भर में कांग्रेस मुख्यालय पर नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। कई जगहों पर सड़क पर हंगामा भी हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के किए गए शर्टलेस प्रदर्शन ने पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया है। अब अपने इस कदम का बचाव करने के लिए यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर का सहारा लेते हुए एक नई बहस छेड़ दी है। यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महात्मा गांधी की पुरानी तस्वीर साझा की, जिसमें बड़े अक्षरों में शर्टलेस कांग्रेस लिखा है। इस पोस्ट के जरिए संगठन ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया कि उनका शर्ट उतारकर किया गया विरोध कोई अभद्रता नहीं, बल्कि गांधीवादी विरासत का हिस्सा है। कांग्रेस का यह गांधी कार्ड आने वाले दिनों में संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति को और गरमा सकता है। जहां बीजेपी इसे अराजकता कह रही है, कांग्रेस इसे सत्याग्रह का आधुनिक रूप देने की कोशिश कर रही है। अब कांग्रेस की इस हरकत को बीजेपी ने राष्ट्रीय अपमान घोषित कर दिया। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली, वाराणसी, यूपी, पटना, बिहार, इंदौर, एमपी, जयपुर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हर जगह बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कांग्रेस से माफी की मांग की। बीजेपी ने इसे अपने लिए एक बहुत बड़े अवसर के तौर पर तब्दील कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, बल्कि भारत का अपमान है, भारत की बढ़ती साख का अपमान है और मेहमानों के सामने भारत को नीचा दिखाने की कोशिश है। आज दिल्ली की सड़कें भी इस बात की गवाह रही कि राजनीति का स्तर किस तरह से बदल रहा है। एक तरफ तकनीक के जरिए भविष्य बदलने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उसी मंच पर जिस मंच पर पूरी दुनिया भारत के पोटेंशियल को देख रही है, वहां भारत के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों को घरेलू राजनीति से दूर नहीं रखा जाना चाहिए? यह सवाल उठता है। एआई समिट में कांग्रेस के हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के नेता, सांसद, प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया और कहा कि यह देश को शर्मसार करने वाली हरकत है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की बुद्धि पर सवाल खड़े किए। एआई की दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने बहुत अच्छा पहल किया है और दुनिया को एकजुट भारत के नेतृत्व में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और कई जाने माने हस्तियां भारत का तारीफ करके एकजुट बहुत अच्छा काम चल रहा था। उस समय यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया और सबने तस्वीरें देखी और रात भर इसका जो प्रतिक्रिया आए हैं देश भर से, जितना भी इसका निंदा किया जाए बहुत कम है। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता। ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। जो लोग आज इस खबर को देख रहे हैं, उनके लिए रिवीजन बहुत जरूरी है। बताते हैं कि मामला में हुआ क्या था। दरअसल हुआ ये कि एआई समिट भारत मंडपम में जारी था और इस बीच गूगल, ओपन एआई जैसी दिग्गज कंपनियों के जो चीफ हैं, जो मालिक हैं, वो यहां मौजूद थे। तभी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे, अचानक हॉल के अंदर दाखिल हुए, शर्ट उतार दी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, ट्रेड डील को लेकर गंभीर आरोप लगाए, किसानों के हितों और युवाओं की डेटा सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए और पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड की टी शर्ट पहनकर आए थे। पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रोटेस्ट के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने पोस्ट किया और महात्मा गांधी की तस्वीर शेयर की और कहा कि एक गांधीवादी प्रदर्शन का एक तरीका है। भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट में यूथ कांग्रेस के विरोध मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों को पेश किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में इन्हें भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 आरोपियों की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया, यानी मामले ने तूल पकड़ लिया है। लेकिन अभी यह मामला सिर्फ आपको सड़क पर दिख रहा है, लेकिन जब पार्लियामेंट होगा, सेशन होगा, तब उसके बाद क्या होगा। आज की सड़कों की जंग और कल भारत मंडपम का हंगामा, यह बताता है कि आने वाले दिनों में संसद का
सत्र भी हंगामेदार रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बात उस साजिश की जो सरहद पार बैठा दुश्मन हमारे मुल्क के खिलाफ रचने की कोशिश कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां इतिहास की दीवारें आधुनिक भारत की धड़कनों से मिलती हैं, लेकिन इसी धड़कन को रोकने की कायराना साजिश हो रही है। खुफिया एजेंसियों की जानकारी के माने तो ऐसी खबर सामने आई है जिसने सुरक्षा बलों की रातों की नींद उड़ा दी है। लाल किला, चांदनी चौक का वो इलाका जहां दिन रात लाखों की भीड़ रहती है, वो आतंकियों के टारगेट पर है, यह दावा किया जा रहा है। और यह लश्कर की नापाक साजिश हो सकती है। खुफिया एजेंसियों को अलर्ट मिला है। क्या अलर्ट मिला है, आइए जानते हैं। माना यह जा रहा है कि आतंकी संगठन लश्कर जो है वो पुरानी दिल्ली और चांदनी चौक के इलाके में कोई आतंकी वारदात कर सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है। लाल किला के आसपास धमाके की साजिश भी हो रही है। चांदनी चौक स्थित एक प्रमुख मंदिर भी निशाना हो सकता है। आतंकी संगठन लश्कर की आईईडी हमले की योजना भी है। खुफिया सूत्रों की माने तो सीमा पार बैठे आकाओं ने लश्कर-ए-तैयबा के स्लीपर सेल्स को एक्टिव कर दिया है। आतंकियों की कोशिश सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि देश की सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की गहरी साजिश भी हो सकती है। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, हमारे लोकतंत्र का प्रतीक भी है, और चांदनी चौक का वो मंदिर करोड़ों की आस्था। आतंकियों का मकसद सिर्फ खून बहाना नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक ताने बाने को तोड़ना भी हो सकता है। और इसलिए जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों को यह इनपुट मिला, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां सतर्क हो गई। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरी राजधानी को एक किले में तब्दील कर दिया। चांदनी चौक के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। लाल किले पर कड़ा पहरा है। चांदनी चौक और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास निगरानी रखी जा रही है। संदिग्ध लोगों और गतिविधियों पर पैनी नजर बनाई गई है। इतिहास गवाह है कि लश्कर ने हमेशा प्रतीकों पर चोट की, सामाजिक ताने बाने पर चोट की। साल 2000 में लाल किले पर हुआ हमला आज भी देश नहीं भूला है। सूत्रों का कहना है कि आतंकी इस बार मैग्नेटिक बम या टिफिन बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल किला और मंदिर को निशाना बनाकर वो देश में सांप्रदायिक दंगे की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन आतंकी ये भूल रहे हैं कि दिल्ली की सुरक्षा लोहे की दीवार जैसी है। राजधानी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का पहरा है। बताया जा रहा है कि लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन 6 फरवरी 2026 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद के इमाम बरगाह में हुए आत्मघाती विस्फोट का बदला लेने के लिए भारत में धमाके की योजना बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान के जो अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं उसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया है कि पाकिस्तान के अंदर धमाका करने वाले वो लोग हैं या तो जिन्हें पाकिस्तान ने पाला, आतंकी वारदातें सिखाई, या तो पाकिस्तान ने जिन्हें कुचला, जिनका दमन किया, वो अब पाकिस्तान से बदला ले रहे हैं। बता दें आपको, इस्लामाबाद की मस्जिद में उस धमाके में लगभग 32 से 40 लोगों की मौत हो गई थी। 170 से अधिक लोग घायल हुए थे। धमाका इतना जोरदार था कि मस्जिद की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा और आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गई। इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी। हालांकि आतंकी संगठन इस घटना का इस्तेमाल भारत के खिलाफ उन्माद फैलाने और जवाबी हमले के तर्क के रूप में करते हैं। यह अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब भारत अभी 10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके की जांच कर रहा है, जिसमें 12 से 15 लोगों की जान चली गई थी। लश्कर जैसे संगठन अब पुरानी तकनीक को छोड़कर हाइब्रिड टेररिज्म पर काम कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, इंक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, और अब तो ये इनसे भी आगे निकल गए हैं, ये गेमिंग चैट का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली में धमाके की साजिश रचने के पीछे उनका मकसद केवल जानमाल का नुकसान नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को अस्थिर करना है। अब लश्कर की उस खौफनाक चाल के बारे में समझिए जो सीमा पार से भारत के खिलाफ रची जा रही है। लोन वुल्फ अटैक हो सकता है, छोटे समूह या अकेले हमलावर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह आत्मघाती हमला भी हो सकता है, जिससे कि आतंकियों की पहचान मुश्किल हो जाए। भीड़भाड़ वाले इलाके को निशाना बनाया जा सकता है, जैसे लाल किला, चांदनी चौक और वहां के आसपास के इलाके। यहाँ बड़ी मात्रा में विदेशी टूरिस्ट भी होते हैं। सुरक्षा वाहनों का यहाँ पहुंचना तुरंत कठिन हो पाता है। स्लीपर सेल्स का उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग जो आम नागरिकों के बीच रहते हैं, घुल मिलकर और हमले के वक्त सक्रिय हो जाते हैं, इन्हें स्लीपर सेल कहा जाता है। आतंकियों की मंशा हमेशा से ही भारत के प्रतीकों को चोट पहुंचाने की रही है, भारतीयों को नुकसान पहुंचाने की रही है। भारत में
खून बहाने की रही है, लेकिन सुरक्षा बलों की साहस ने, चौकसी ने उनके मंसूबों को लगभग हर बार नाकाम किया है। सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि बिना गहन तलाशी के यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस ने अब तो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वाले सीसीटीवी कैमरे भी इंस्टॉल कर दिए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली में इस तरह के हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया हो या फिर कोई खुफिया इनपुट मिले हो। इससे पहले भी कई बार दिल्ली को आतंकियों ने अपने टारगेट पर लिया है। हाल फिलहाल देखें तो 22 दिसंबर 2000 लाल किला पर हमला हुआ, लश्कर-ए-तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली। हमले में 3 जवान शहीद हो गए थे। 13 दिसंबर 2001 में संसद भवन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। 5 आतंकियों ने हमला किया था, 9 लोग शहीद हो गए थे, सभी आतंकी मारे गए थे। 29 अक्टूबर 2005 दिल्ली सीलियर ब्लास्ट, सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में 3 धमाके हुए, 62 लोगों की मौत हो गई थी। 13 सितंबर 2008 सीरियल ब्लास्ट में करोल बाग, कनॉट प्लेस और ग्रेटर कैलाश के इलाके धमाके से दहल गए। 5 धमाके हुए, 26 लोगों की मौत हुई। 7 सितंबर 2011 हाई कोर्ट ब्लास्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के पास धमाका हुआ। एक सूटकेस बम था जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। 13 फरवरी 2012 इजरायली राजनयिक पर हमला हुआ। पीएम आवास के पास एक इजरायली दूतावास की कार पर मैग्नेटिक बम से हमला किया गया। 29 जनवरी 2021 इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ। इजरायली दूतावास के बाहर एक कम तीव्रता वाला आईईडी धमाका हुआ। 10 नवंबर 2025 लाल किला के पास धमाका हुआ। लाल किला के पास ये धमाका बहुत बड़ा धमाका था। धमाके में कई लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद मैं खुद इस इलाके में गया था, उस जगह पे गया था। आप यकीन मानिए, जो कार के परखच्चे उड़े थे, कार के इतने छोटे छोटे टुकड़े बिखरे पड़े थे, लोगों के चीथड़े वहां पर उड़ गए थे, जिस हिसाब से इस धमाके को अंजाम दिया गया था। इसलिए अब चौकसी बढ़ा दी गई है, डबल कर दी गई है। दिल्ली में अलर्ट है और सुरक्षा एजेंसियों की नजर हर एक गतिविधि पर है और हर एक खुफिया जानकारी पर है। चलिए अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर के साम्राज्य की बात की जा रही है। जो टीवी इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस मोबाइल में इस वक्त आप कंटेंट देख रहे हैं, जिस टैबलेट पर, जिस लैपटॉप पर आप कंटेंट देख रहे हैं, जिस कार से आप ऑफिस जाते हैं, या जो रेडियो आप चलाते हैं, या फिर जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं, सरहद पर जो मिसाइल तैनात होती है जिससे हमारी रक्षा होती है, इन सब के पीछे एक ही दिमाग होता है। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इन सब में एक सेमीकंडक्टर चिप होता है। इसे आधुनिक युग का नया तेल कहा जाता है। पिछले कुछ दशकों तक अगर आपको दुनिया की एक सबसे एडवांस चिप चाहिए थी तो आपको ताइवान, चीन या अमेरिका की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन अब भारत तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहिए भारत नया इतिहास लिखना चाहता है। भारत जो कभी सिर्फ चिप डिजाइन में पीछे काम करता था, अब दुनिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग चैंपियन बनने की रेस में सबसे आगे खड़ा है। भारत में सिलिकॉन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने बटन दबाकर ग्रेटर नोएडा के इस प्लांट को देश को समर्पित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। यह प्रोजेक्ट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का एक अहम हिस्सा है। ग्रेटर नोएडा जो पहले से ही मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब था, अब चिप डिजाइन और टेस्टिंग के नक्शे पर आ गया है। इस यूनिट की खासियत यह है कि न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि यहां से मेड इन इंडिया चिप्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। पीएम ने कहा कि यह समय भारत का है और चिप निर्माण में हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। उद्घाटन के बाद पीएम ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा है कि छोटी सी चिप की सप्लाई चेन कितनी कमजोर रही है। अवैध घोषित कर दिया, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया से मुनाफा वसूल रहे थे और अमेरिका की झोली भर रहे थे। वैसे वो पूरी दुनिया से नहीं वसूल रहे थे, वो वसूल अमेरिकियों से रहे थे। मैटर ऑफ द फैक्ट यही है। लेकिन उनको लगता था कि मैं पूरी दुनिया से पैसे लाकर अमेरिका की झोली में डाल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो गैर कानूनी है, डोनाल्ड ट्रंप को पैसे वापस करने होंगे, आपने जो वसूला वो ठीक बात नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप फंस गए बीच में। हिंदी में बड़ी मशहूर कहावत है, लेकिन मुझे एक ही लाइन याद है, ना घर का ना घाट का। अब डोनाल्ड ट्रंप करें तो करें क्या? टैरिफ के पैसे ना लौटाएं तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, और लौटाएं तो खुद की अवमानना। किसको बचाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, अपने आप को या अपने देश की इज्जत को? खैर, इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन आज
भारत पर क्या इंपैक्ट होगा वो जल्दी से समझ लेते हैं। भारत के सामान पर जो 18% का भारी भरकम टैक्स लगाया गया था वो अब कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। हालांकि हमारे देश में यह सवाल अभी उठाया जा रहा है कि अब भारत में 18% का टैरिफ लागू होगा जो डील भारत ने अमेरिका से की है, या फिर भारत 10% वाले श्रेणी में आएगा। विपक्ष आरोप यह लगा रहा है कि चूंकि डील 18% की पहले ही हो चुकी है तो अब क्या करें, अब तो उसी पे काम करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं, इसको समझेंगे आगे। ये पेच जो है 18 और 10% का। लेकिन पहले कोर्ट से फटकार क्या लगी, लताड़ क्या लगी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, वो सुनिए। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच बैठी, जिनमें से 6 जजों ने ट्रंप के खिलाफ और 3 जजों ने उनके पक्ष में वोट किया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रपति के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप के टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। संवैधानिक मर्यादा की बात कही गई। कोर्ट ने अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 का हवाला दिया। टैक्स और टैरिफ लगाने का प्राथमिक अधिकार संसद को है। टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। राष्ट्रपति ने IEEPA यानी कि इमरजेंसी पावर एक्ट का इस्तेमाल करके अपनी सीमाओं से बाहर जाकर शक्तियों का दुरुपयोग किया है। कोर्ट ने माना कि व्यापार घाटा कोई ऐसी राष्ट्रीय आपात स्थिति नहीं है जिसके लिए IEEPA का यानी कि इमरजेंसी पावर एक्ट का इस्तेमाल किया जाए। राष्ट्रपति संसद को दरकिनार कर टैरिफ नहीं थोप सकते। यह एक मनमाना फैसला है। 18% या किसी भी निश्चित दर का टैरिफ बिना किसी आर्थिक डेटा के लगाना मनमाना कदम। संसदीय अनुमति अनिवार्य है। भविष्य में किसी भी देश पर बड़े टैरिफ लगाने से पहले राष्ट्रपति को कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रपति को अघोषित राजा की तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो भी टैरिफ बिना कानूनी अधिकार के वसूले गए हैं उन्हें अवैध माना जाए। नई व्यवस्था तुरंत लागू की जाए और पैसे कैसे वापस जाएंगे इसके लिए विकल्प तलाशे जाएं। अब इस फैसले का असर क्या होगा? इज्जत तो चली गई डोनाल्ड ट्रंप की, बात तो सही है, लेकिन इसका वाइड इंपैक्ट क्या होने वाला है? ट्रंप के लगाए गए टैरिफ हट जाएंगे। 4 तारीख से नए टैरिफ आ जाएंगे। अमेरिका को उन कंपनियों को पैसा वापस करना पड़ेगा जिनसे टैरिफ अमेरिका ने वसूला है। दुनिया के देशों को अमेरिका में सामान बेचने में अब राहत मिलेगी। भारत, चीन, यूरोप, कनाडा, रशिया जैसे कई ऐसे देश हैं जिनको फायदा होगा। इससे कई चीजें अमेरिका में सस्ती हो जाएंगी। शेयर बाजार में भी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमेरिकियों को बहुत राहत मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता था कि वो टैरिफ दुनिया भर से वसूल रहे हैं, लेकिन असल में ये टैरिफ भरने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सिटीजन ही थे। अब वो अमेरिकी सिटीजन अब राहत की सांस ले रहे हैं जिनके लिए चीजें अब दोबारा से सस्ती हो जाएंगी या नॉर्मल रेट पर आ जाएंगी। अब आते हैं भारत पर। आपको याद होगा ट्रंप ने पद संभालते ही भारत पर टैक्स किंग होने का आरोप लगाया था। उन्होंने भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य उत्पादों पर 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ ठोक दिया था। भारत के सामानों पर जो 18% का भारी भरकम टैरिफ लगाया गया था वो अब कानूनी तौर पर खत्म हो गया है। वो 18% टैरिफ अब अवैध है। टैरिफ खत्म होने से भारत को क्या फायदा होगा वो भी जान लीजिए। निर्यात में भारी उछाल आ सकता है जिससे कि भारतीय उत्पाद अमेरिका में फिर से सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर अतिरिक्त तो टैरिफ नहीं लगेगा। आईटी सेक्टर को राहत है। अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ने वाला प्रत्यक्ष दबाव कम होगा। बेंगलुरु, हैदराबाद की कंपनियों के मुनाफे में सुधार होगा। दवाइयां फिर से सस्ती हो जाएंगी। अमेरिका के लिए जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है भारत। टैरिफ हटने से भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार का रास्ता आसान हो जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट, भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम निर्यात फिर से रफ्तार पकड़ेगा। हालांकि आपको यह बता दें कि एल्यूमिनियम और स्टील पर टैरिफ फिलहाल कम नहीं किया गया है और वो टैरिफ अभी भी एज इट इज 25% और 50% बना हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि अमेरिका के साथ भारत का व्यापार पहले से ही फायदे में है। टैरिफ हटने से यह व्यापार और बढ़ेगा। एमएसएमई उद्योगों को मजबूती मिलेगी। भारत के छोटे और मध्यम उद्योग
अमेरिकी बाजार में बिक्री आसानी से कर पाएंगे, जिससे यहां के उद्योग को मजबूती मिलेगी। चावल, मसालों और समुद्री उत्पादों पर लगा टैक्स बोझ कम होगा। भारतीय किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। निर्यात बढ़ने से भारत के पास डॉलर की आवक बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा, विदेशी मुद्रा भंडार को भी मजबूती मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत बने सामान बिना किसी भारी भरकम टैक्स के अमेरिकी बाजार तक पहुंच पाएंगे और भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में भी मदद मिलेगी। आज के इस फैसले के बाद 18% का टैरिफ अवैध कहा जा रहा है, लेकिन अब कहानी आती है 18 वर्सेस 10 की, यानी 18 बनाम 10 की। तो कहानी यह है कि एक तरफ है 18% का टैरिफ, एक तरफ है 10% का टैरिफ, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है, जो 4 तारीख से लागू होना है। अब सवाल यहां पर यह है कि भारत पर 18% है या 10% है। हमारे देश में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि चूंकि पीएम ने पहले ही डील कर ली 18% की, तो भारत पर 18% ही लागू होगा। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे हैं कि भारत के साथ 18% की डील है और 18% एक फेयर डील है। लेकिन इस मामले में भारत की तरफ से अब तक जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारत ने इस डील को अंतिम रूप तो दे दिया है, लेकिन मसौदा साइन नहीं हुआ है। और चूंकि मसौदा साइन नहीं हुआ है, तो डील अभी भी इनवैलिड है। इसका मतलब यह कि भारत को भी दूसरे देशों की तरह 10% टैरिफ ही देना पड़ेगा। हालांकि इसमें थोड़ी और क्लैरिटी का अभी इंतजार करना होगा। हालांकि यह भी एक चीज बहुत जरूरी है कि सामने खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से पीछे हटने वालों में से नहीं। कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नया दांव चला। उन्होंने ट्रेड एक्ट 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने का आदेश दे दिया। महज 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया। अब ये नया टैक्स जल्द ही लागू हो जाएगा। हालांकि यह सिर्फ 150 दिनों के लिए है। ट्रंप का मकसद साफ है कि वो कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर अपनी शर्तों पर व्यापार करना चाहते हैं। यानी कि भारत के लिए 18% वाला बोझ हटा, लेकिन 10% वाला अभी भी मामला है। अब सवाल यह है कि ये 10% या 18%, उस पर थोड़ी क्लैरिटी अभी और आएगी। कोर्ट के फैसले के बाद डोनाल्ड ट्रंप बिलबिला गए, गुस्से से पागल हो गए। क्या कुछ कहा, डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या रहा, वो देखिए। किस तरह से एक तानाशाह जैसे बात करता है। रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, यह डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। आगे कहते हैं कि वो राष्ट्रपति को मिले अधिकारों के तहत मैं टैरिफ लागू कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने रिफंड पर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया है। अमेरिकी सरकार टैरिफ के तौर पर वसूला गया पैसा किसी कंपनी को वापस नहीं करेगी। जज ने बेहद घटिया फैसला सुनाया है। इस मामले में अगले 2 साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट का रुख करेंगे। फिर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर, अगर टैरिफ नहीं लगे तो अमेरिका को नुकसान होगा। कई दूसरे देश उद्योग में अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। फिर वो पूर्व राष्ट्रपतियों को भी निशाने पर लेते हैं। वो कहते हैं टैरिफ का फैसला पहले ही किया जाना चाहिए था। पूर्व राष्ट्रपतियों ने अमेरिका को कमजोर होने दिया, दूसरे देशों ने इसका फायदा उठाया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। In terms of the United States, he was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now. And we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि भारत के साथ 18% वाली जो डील हुई है वो ठीक है, वो फेयर डील है, उसी का जिक्र करते हुए नजर आया। मैं इसलिए कह रहा था कि अभी बाकी है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आना बाकी है, थोड़ी स्पष्टीकरण और आ जाए कि भाई अभी हिसाब किताब क्या है। ट्रंप जिद लगाए बैठे हैं। 23 फरवरी से भारत और अमेरिका के अधिकारी अमेरिका में 3 दिन की अहम बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद 7 फरवरी को जारी ज्वाइंट स्टेटमेंट के आधार पर कानूनी ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर साइन करना है। ये एक पेच और फंसा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि आपको 18% पर आपने बात कर लिया, आप 18% पर ही हमारे साथ काम कीजिए, राइट। अब भारत ये कहेगा कि दुनिया भर के लिए 10%, हमारे लिए 18% क्यों? और हमारे साथ अगर 18% वाली डील जारी रहती है तो फिर हमारे देश में भी आवाज उठेगी। अब 18% पर पहले बात तो बन गई थी, लेकिन बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। तो क्या भारत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए था?
क्या हमारे तरफ से थोड़ी जल्दबाजी हो गई? वाणिज्य मंत्रालय के चीफ नेगोशिएटर दर्पण जैन भारतीय डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। उम्मीद है कि टैरिफ पर आधिकारिक आदेश इस हफ्ते अगले हफ्ते तक आ जाए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। वो डाउट इसलिए है क्योंकि अब मामला 18% और 10% में फंसेगा। डोनाल्ड ट्रंप एंड टीम ये चाहेगी कि किसी भी कीमत पर 18% पर ही बात बने। अब भारत ये चाहेगा कि दुनिया भर के लिए 10% और हमारे लिए 18%, ये फेयर डील नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डोनाल्ड ट्रंप पहले ही तिलमिलाए बैठे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ वो 10% वाला डील करेंगे कि नहीं करेंगे? 10% के नाम से डोनाल्ड ट्रंप चढ़ जाएंगे। बहुत पेचीदा है मामला। चलिए, नजर हमारी रहेगी, ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे कि इस बैठक में क्या हुआ और भारत को कौन सी वाली डील मिली है, क्योंकि यहां मामला अब थोड़ा सा फंसेगा। और ये खबर आप लगातार न्यूज चैनल्स पर, टेलीविजन पर सुनेंगे, लेकिन पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मेरे साथ जरूर जुड़ेगा हर रात 9 बजे। एक ऐसी कहानी जो सोशल मीडिया पर इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। करोड़ों लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, इस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, करोड़ों लोग। एक बंदर की ऐसी कहानी जो बहुत सारे आयामों को छूती है। आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, अक्सर आपको कई ऐसे वीडियो देखने मिल जाते हैं। कई बार हंस के आप खिलखिलाते हैं, कई बार आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जापान के चिड़ियाघर का वीडियो है। ये एक नन्हे मकाक बंदर का है, जिसकी मासूमियत और संघर्ष ने लाखों लोगों के दिलों को छू लिया है। इसकी कहानी जो आपकी आंखों में आंसू ला दे। और ये जो साथ में आप एक छोटा सा टेडी देख रहे हैं, ये इस नन्हे बंदर की मां है। मुझे पता है कि आपको मेरी इस कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन आप जब इस कहानी को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ममता, ममत्व, माता क्या चीज होती है। आइए मैं आपको कहानी बताता हूं। एक नन्हा मकाक बंदर, महज 6 महीने का। जन्म के बाद इसकी अपनी मां ने इस नन्हे बंदर को अपनाने से इनकार कर दिया। अब ये नन्हा बंदर अकेला रहता है। छोटा सा बंदर अपनी मां की ममता और गर्माहट के लिए तरसता है। प्यार पाने के लिए, दोस्ती करने के लिए, परिवार पाने के लिए दूसरे बंदरों के पास भी जाता है, लेकिन वहां भी उसे सिर्फ नफरत, जिल्लत, दुत्कार और ठुकराया हुआ महसूस होता है। इसके साथ साथ कई और तस्वीरें पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा तो सारी तस्वीरों को लूप में रखकर चलाएं। लेकिन इस नन्हे बंदर को एक परिवार की जरूरत थी। वो परिवार, वो लोग जो इसे गले लगा सके, इसे अकेला महसूस ना हो। अपनों से दूर हो जाने के बाद यह नन्हा बंदर एक ओरंगुटान यानी कि एक सॉफ्ट टॉय में अपनी शांति ढूंढ लेता है, और वो इस खिलौने से इस कदर चिपका रहता है जैसे कि यही इसकी असली मां। आज सोशल मीडिया पर इस बंदर के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है, जाना जा रहा है, लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है, चर्चा किया जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। इस मासूम बंदर का जन्म 26 जुलाई 2025 को हुआ था और उस समय इसका वजन सिर्फ 500 ग्राम था। इसकी मां पहली बार मां बनी थी। वो इतनी थकान और तनाव में थी कि उसने अपने बच्चे को ही खुद से दूर कर दिया। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अनुभव की कमी की वजह से बंदरों में ऐसा व्यवहार दिखता है। आमतौर पर बंदर अपने बच्चों को सीने से लगाकर रखते हैं, लेकिन शायद इस नन्हे बंदर की किस्मत ऐसी नहीं थी। इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। जापान के इचिकावा सिटी चिड़ियाघर में रहने वाले नन्हे बंदर को दुनिया भर की संवेदनाएं मिल रही हैं। जन्म लेते ही उसकी मां ने उसे दूर कर दिया। उसकी जिंदगी का सफर अकेलेपन से शुरू हुआ, लेकिन अब एक छोटा सा टेडी बियर उसकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि जब मां की ममता ने हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया, तो जू के केयरटेकर ने इसे पालने की जिम्मेदारी उठाई। जू के कर्मचारियों ने संभाला,
खिलाया, पिलाया और प्यार से उसका नाम पंच रखा। तो मिलिए आप भी इस पंच से, जो अपने संघर्षों को पंच मारता है, अपने अकेलेपन को पंच मारता है और अपने इस हरकतों से पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है, दीवाना कर रहा है, पागल कर रहा है, मस्ताना कर रहा है। इस नन्हे से पंच ने अकेलेपन को पंच मारा, उसे अकेलापन महसूस ना हो इसलिए उसे तौलिया और एक मुलायम खिलौना दिया गया। जब नन्हा बंदर अपनी मां और दूसरे बंदरों के करीब जाने की कोशिश करता तो उसे समूह से खदेड़ दिया जाता। डर कर वो वापस भाग आता और अपने खिलौने से लिपट जाता। लेकिन एक सॉफ्ट टॉय में उसे उसकी मां नजर आई, उसे उसकी सुरक्षा नजर आई, उसे उसका सुकून दिखा और अब यही सॉफ्ट टॉय उसके लिए उसकी मां जैसी है। आपको बेशक इस खिलौने में जान ना लगे, लेकिन ये इस नन्हे बंदर की जान जरूर है। लोग नन्हे बंदर में अपना अकेलापन, अपना बचपन, अपनी जरूरतें देखने लगे। कोई कहता है काश मैं इसे अपना पाता। दुनिया में इस वक्त इसे अडॉप्ट करने के लिए बहुत होड़ मच गई है। भारत से लेकर दुनिया के हर एक देश में कई ऐसे लोग हैं, अमीर से लेकर अमीर तक, बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर नन्हे पंच की तस्वीरें और वीडियो की बहुत चर्चा हो रही है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पंच की बातें की जा रही है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि खिलौना उसकी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बन जाएगा, लेकिन इस नन्हे बंदर ने वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे इंसान नहीं कर पाते, जो हम इंसान सोच कर भी अमल नहीं कर पाते कि अगर मुश्किल रास्तों में भी रास्ता ढूंढा जाए तो रास्ते मिल जाते हैं। अंधेरों में भी आगे बढ़ने की कोशिश की जाए तो इंसान आगे बढ़ ही जाता है। ठीक इसी तरह एक नन्हा बंदर अपने परिवार से ठुकराया हुआ, अपने दोस्तों से ठुकराया हुआ, एक नन्हे से खिलौने से लिपटकर उस नन्हे से खिलौने को अपनी मां मान चुका है। अपनों से दूर हो जाने के बाद एक नन्हा बंदर पंच अब इस खिलौने के साथ रहता है जो उसकी मां है, और ये दर्द भरी कहानी लोगों को रुला रही है। इस वीडियो को जितने बार भी देखिए उतनी बार ऐसा लगता है कि शायद एक बार और इस वीडियो को देख लिया जाए। अरबों खरबों में इस वीडियो के व्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ना कोई चिंता, ना कोई गम, ना कोई अकेलेपन का एहसास, बस अपनी दुनिया में मस्त एक नन्हा पंच। अगर कभी आप निराश हो जाएं, कभी परेशान हो जाएं, तो पंच के इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपनी चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत जरूर जुटाइएगा। इंडिया बोल रहा है मैं फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।